So hey everyone, welcome back to our YouTube channel Perfect Learning Club, a perfect and different way of study. This is me Sanu Singh. I welcome you all to our YouTube channel. So जैसे कि हमारा टॉपिक है मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। अगर नहीं देखा है तो जाकर वीडियो को वॉच करिए। एंड जैसा कि उसमें हमने कवर किया था कि मैटर की प्रॉपर्टीज, जो हमारे मैटर हैं 3 स्टेट ऑफ मैटर, उनकी जो प्रॉपर्टीज, और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, जो कि हमारा मैटर का स्टेट है उसमें चेंजेस देखते हैं। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, जो हमारा द्रव्य है, यानी कि जो हमारा मैटर है, जो हमारा द्रव्य है, उसकी स्टेट में चेंज, मैटर के अवस्था में बदलाव, मैटर के स्टेट में चेंजेस। तो हमारा मैटर, पहली बात तो हमारे स्टेट ऑफ मैटर क्या है। हमारे जो स्टेट ऑफ मैटर है वो 5 हैं। 5 पढ़ेंगे तो हम 3, पर वैसे तो 5 होते हैं। 5 कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन, कंडेंसेशन। तो हमें सिर्फ पढ़ना 3 के बारे में ही है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चलिए पिछले लेक्चर से जुड़ी कुछ बातें करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने क्या आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस बताई थी। उसमें मैंने क्या बताया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं तीनों स्टेट ऑफ मैटर के, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। फिर क्या किसी ने सोचा कि वो मूव कैसे करते हैं, उनका जो मूव करने का जो तरीका है वो कैसा है, आइए उनका मूव करने का तरीका जानते हैं। जो कि हमारा सॉलिड है, इस टॉपिक को भी हम कवर करेंगे, जो जानते हैं कैसे वो मूव करेंगे। सॉलिड, हमारा सॉलिड जो है वो करता है वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन यानी कि वे एक दो जगह में, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, और वो कैसे मूव करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे ये 2 पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, ये बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो मूव कैसे करेंगे? ये एक ऐसे ही वाइब्रेट करते रहेंगे। और जो हमारा लिक्विड है, वो कैसे मूव करता है? वो रोटेशनल मोशन करता है, यानी कि वो रोटेट करता रहता है इस मोशन में। रोटेशनल मोशन। देखिए कुछ देर, मान लीजिए देखिए पार्टिकल्स है हमारे लिक्विड में पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में स्पेस तो होता ही है, वो मूव कैसे करते हैं? कुछ इस फॉर्म में। और जो हमारा आता है थर्ड, गैस, जिसमें लेस इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो ये कैसे मूव करते हैं? ये करते हैं ट्रांजिशनल मोशन। ट्रांजिशनल क्या? ट्रांजिशनल मोशन कि इनके पार्टिकल्स होते हैं, ये काफ़ी दूर दूर होते हैं। जैसे इनके पार्टिकल्स, एक पार्टिकल इनका यहाँ पे है तो एक पार्टिकल यहाँ पे, इनका मोशन कैसे होता है कि ये, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 पार्टिकल हैं, इनका मोशन कैसे होगा कि जब तक ये इस पार्टिकल से टकराएगा नहीं, तब तक ना ही अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, ना ही अपनी स्पीड चेंज करेगा। इससे क्या होता है, न्यूटन का लॉ, कि इंसान, एक ह्यूमन बीइंग या फिर तब तक अपनी स्टेट नहीं चेंज करना चाहता जब तक कि उसे उस पर कोई फोर्स वर्क ना करे, या फिर उस पर कुछ कोई भी फोर्स वर्क ना करे, तब तक वो अपनी स्टेट नहीं चेंज करता है। उसी तरीके से हमारा पार्टिकल्स भी हैं, वो तब तक अपने स्टेट को नहीं चेंज करते हैं जब तक कोई दूसरा पार्टिकल उनसे आके लड़ाई कुश्ती ना कर ले। तब तक वो, जब ये आएगा, इससे लड़ेगा, तो ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, तो ये कुछ इधर, मतलब कुछ इधर आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा जो गैस के बारे में। तो ये देख लीजिए कि यही वाइब्रेशनल मोशन जो होता है वो सॉलिड में होता है, रोटेशन, यानी कि वे एक दूसरे के पास घूमते रहते हैं,
वाइब्रेशन यानी कि वाइब्रेट, दोनों पार्टिकल्स इतने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं कि वो वाइब्रेट करते रहते हैं। और गैस जिसमें ट्रांजिशनल मोशन होता है यानी कि पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा दूर दूर रहते हैं, वो पास में आके टकरा कर अपने स्टेट को चेंज करते हैं। तो ये हो गया हमारा तीनों स्टेट और कैसे कि ये मोशन कैसे करते हैं। अब आता है हमारा टॉपिक। आइए हम टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो टॉपिक है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि जो हमारा मैटर है इसके स्टेट में चेंजेस। अब बताइए हमारे जो मैटर कितने होते हैं? एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। हमारे ये 3 स्टेट ऑफ मैटर हैं। अब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, अब ये मूव कैसे करते हैं? चलिए आइए देखते हैं। ये देखिए, जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में चेंज होता है, जो लिक्विड होता है वो गैस में चेंज होता है, और जो सॉलिड होता है वो गैस में भी चेंज होता है। जो हमारा सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड जो है वो गैस में चेंज होता है, और गैस सॉलिड भी गैस में चेंज होता है। पर आप मतलब हम एक बात सोचते हैं कि ये हमारा सॉलिड जो है वो गैस में कैसे चेंज होता है, तो हमको नया नया कॉन्सेप्ट पता चलता है कि हाँ सॉलिड गैस में चेंज होता है, तब हमको कम समझ में आता है कि ये सॉलिड भी गैस में कैसे चेंज हो सकता है। अभी जैसे ये हमारे पास ये डस्टर है, अभी गैस में तो उड़ नहीं जाएगा ना, तो वैसे ही हमको उस टाइम एक कन्फ्यूजन होती है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे क्या क्या होता है। अब ये बताइए कि सॉलिड जो है उसका तो डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट साइज होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, सब चीज निश्चित होता है, यानी कि उसका आकार, उसका वॉल्यूम, उसका मतलब जो भी शेप, साइज, वॉल्यूम जो भी है सब डेफिनेट है। पर वो चेंज कैसे होता है? और जो हमारा लिक्विड है यानी कि जो हमारा द्रव्य है वो लिक्विड या सॉरी मतलब लिक्विड जो है हमारा, वो छोड़िए, जो लिक्विड है वो तुम्हारी जब हमने गैस में देखा, ये नॉर्मली घर में देखते हैं। केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में हम कह सकते हैं कि हमारा जो किचन है वो एक पूरा का पूरा हमारा केमिस्ट्री लैब बन सकता है। क्योंकि देखिए जो लिक्विड में हमारा जो वाटर है, वाटर को हम गैस में चेंज होते हुए देख सकते हैं, तो हमको वहाँ पे पता चल जाता है लिक्विड गैस में कैसे चेंज होता है। तो अब नहीं जानते कि चेंज कैसे होता है। जब सॉलिड को जब डिफरेंट शेप, साइज, वॉल्यूम उसका है, पर वो चेंज कैसे हुआ? वो चेंज 2 फैक्टर्स की वजह से हुआ। यहाँ पे फिर से न्यूटन लॉ आप लगा सकते हैं कि तब तक कोई भी चीज़ तब तक अपने वो स्टेट को नहीं चेंज करती है जब तक उस पर कोई फोर्स वर्क ना करे, यानी कि इस पे भी ऐसा कुछ ना कुछ वर्क होगा तभी ये सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा या फिर सॉलिड गैस में चेंज होगा। वो फैक्टर्स क्या हैं? वो फैक्टर्स ही हमको पहले जानने हैं। तो वो जो हमारे फैक्टर हैं वो है 2 फैक्टर है हमारे, एक है टेम्परेचर, और दूसरा है हमारा प्रेशर। हमारे पास 2 ही फैक्टर्स हैं, एक टेम्परेचर, एक प्रेशर। और टेम्परेचर क्या होता है पहले ये जानते हैं, टेम्परेचर होता क्या है। टेम्परेचर क्या होता है? किसी भी चीज को हॉट एंड कोल्ड को मेजर करने के लिए, किसी भी चीज, कोई भी चीज कितना हॉट है, कोई भी चीज कितना कोल्ड है, उसको मेजर करने के लिए हम टेम्परेचर कहते हैं। जो उसका मेजरमेंट जो होता है वो हमारा टेम्परेचर कहलाता है। प्रेशर एक फोर्स रहता है, फोर्स जो होता है वो हमारा मतलब प्रेशर जो होता है हमारा एक फोर्स होता है ऑन ऑब्जेक्ट रेस्पेक्ट टू एरिया, इन रेस्पेक्ट टू एरिया, सॉरी, यानी कि एरिया के रेस्पेक्ट में। प्रेशर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? F/A,
प्रेशर को आप F by A भी लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट इन रिस्पेक्ट टू एरिया, वही कहा जाएगा हमारा प्रेशर। यानी कि दो फैक्टर्स वर्क करते हैं, ये दोनों फैक्टर ही सॉलिड, लिक्विड और गैस में वर्क करते हैं, तभी इनका ये मतलब ये दोनों जो है ये जो टेम्परेचर हमारा है, ये प्रेशर जो हमारा है, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस पे वर्क करते हैं, तभी ये अपना स्टेट चेंज करते हैं। सो आइए देखते हैं अब ये चेंज कैसे होता है। सॉलिड गैस में चेंज होता है तो उसको क्या कहते हैं, वो कैसे होता है। अब जो अपने टॉपिक पे जो मेन टॉपिक है उस पर मूव ऑन, यानी कि जो सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में जानने से पहले टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में छोटी सी बातें जानते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर को हम मान लीजिए हमने जाना कि इसका इतना मान लीजिए इसका एक रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, ये तो हमें पता है कि बुक में लिखा हुआ 25 डिग्री सेल्सियस, क्या किसी ने लिख दिया वो हो गया, किसी ने आया कोई आया लिख दिया कि ये 25 डिग्री सेल्सियस होता है, हाँ होता है, सबने मान लिया। नहीं, ऐसा तो कोई मानता नहीं जब तक कि उसको ये 25 डिग्री सेल्सियस प्रूफ ना हो। जब तक ये 25 डिग्री सेल्सियस प्रूफ नहीं होगा रूम टेम्परेचर, तब तक तो ह्यूमन बीइंग मानने वाले हैं नहीं। तो इसीलिए इसको हमने मेजर कैसे किया, नॉर्मली इसकी होती है हमारी थर्मोमीटर। थर्मोमीटर की हेल्प से हम किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नापते हैं। पर आपको एक नए वर्ड से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी, एक नया वर्ड, पायरोमीटर। क्या है? पायरोमीटर, ये आपके लिए न्यू वर्ड होगा। पायरोमीटर क्या है? पायरोमीटर एक थर्मोमीटर का ही पार्ट है, यानी एक थर्मोमीटर का ही शेप, मतलब थर्मोमीटर का ही छोटा भाई कह सकते हैं पायरोमीटर होता है। पायरोमीटर को क्या कह सकते हैं आप कि पायरोमीटर जो है वो क्या मेजर करता है, वो मतलब वो भी टेम्परेचर मेजर करता है। पायरोमीटर का यूज, पायरोमीटर को आप देखते कहाँ हैं? पायरोमीटर को सभी ने देखा है। पायरोमीटर का इस टाइम नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। जब हम कहीं इस टाइम बाहर जा रहे हैं, कहीं कुछ काम से जा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हम जहाँ भी पहुँचते हैं तो हमारे ऊपर पहले गन, वो जो भी वहाँ पे गार्ड रहता है, जो भी रहता है, वहाँ पे एक गन लेके हमारे सामने पहुँच जाता है। वो गन क्या है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है हमारे सिर पर ऐसे सामने पॉइंट करके। तो वो है क्या? वही होता है हमारा पायरोमीटर। तो ये होगा हमारा थर्मोमीटर और पायरोमीटर का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं प्रेशर। मान लीजिए हमने तो जान लिया कि टेम्परेचर को नॉर्मली सभी जानते हैं कौन सा किससे मेजर करते हैं, पर यहाँ आता है उसका प्रेशर का। प्रेशर को हम मेजर करते हैं, प्रेशर मर्क्यूरी मैनोमीटर, ये एक डिवाइस होता है मर्क्यूरी मैनोमीटर। इसके हेल्प से हम प्रेशर को मेजर करते हैं। इसको मर्क्यूरी मैनोमीटर का यूज किसके रिस्पेक्ट में होता है? फ्लूइड के रिस्पेक्ट में। फ्लूइड यानी कि लिक्विड, तरल एंड गैस, इन दोनों के रिस्पेक्ट में ही इसका यूज होता है। सो ये तो हमारा अगर हम प्रेशर और उसको टेम्परेचर को मेजर कैसे करेंगे। अब आगे बात आती है हमारी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में। चलिए उसको जानते हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड भी चेंज होगा, ये इसमें और ये इसमें। अभी ये साइकिल उल्टा भी चलेगा, पहले हम जानते हैं सीधा। ये हो गया हमारा फ्यूजन, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना हमको हम क्या कहते हैं? फ्यूजन। और लिक्विड से गैस में, फ्यूजन को आप नॉर्मली वर्ड में क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। और लिक्विड से गैस में चेंज होने को क्या कहेंगे? वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, ये हो गया हमारा वेपराइजेशन। और उसके बाद सॉलिड से लेकर के गैस में चेंज होने को क्या कहेंगे?
सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस में चेंज होने को हम कहेंगे सब्लिमेशन, सॉलिड से लिक्विड में फ्यूजन एंड लिक्विड से गैस में वेपराइजेशन। अब ये साइकिल जब उल्टा चलता है यानी कि लिक्विड से सॉलिड में, इसको कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। फ्यूजन को क्या कह सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, इसको कहेंगे डिपोजिशन और इसको कहेंगे गैस से लिक्विड को कंडेंसेशन, इसको बोल सकते हैं हम, इसको हम बोल सकते हैं कंडेंसेशन। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? पहला हमने देखा सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने को, जो कि है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। और जानते हैं क्या है मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट यानी कि जो हमारा सॉलिड है, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना ही मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जो कि मान लीजिए हमारा सॉलिड है, हमारा आइस हो गया, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर आप कह सकते हैं 273 केल्विन। जो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है तो उसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। आइस किसमें चेंज होगा, वाटर में, आइस चेंज टू वाटर। अभी जानते हैं कि प्रॉपर डेफिनेशन मेल्टिंग पॉइंट की। when any solid change into liquid without change into liquid on heating is known as मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि जब कोई भी सॉलिड, यानी कि जब कोई भी ठोस, हिंदी में आप समझिए, जब कोई भी ठोस तरल में बदल जाता है, यानी कि कोई भी, यानी कि बर्फ अगर पानी में बन जाती है तो उसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि पिघल जाती है, उसका पिघलना ही उसका क्या कह सकते हैं इसको, मेल्टिंग पॉइंट हिंदी में। जब कोई सॉलिड, व्हेन एनी सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। अब इस पे जानते हैं कि इसमें टेम्परेचर का कहाँ वो क्या कहते हैं रोल है। यहाँ पे टेम्परेचर का रोल हम समझते हैं कि हमारा जो सॉलिड है उसका टेम्परेचर होता है, मान आइस का टेम्परेचर बहुत कम होता है। मान लीजिए मैंने माना आइस का टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। आइस का टेम्परेचर हमने माना -3 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्या होगा, ये चेंज, अब ये चेंज मतलब ये जो हमारा आइस है इसका -3 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद जब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, इसको मान लिया हम लोगों ने हीट दी, इसको हम लोगों ने प्रोवाइड की हीट, ये लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट है। तो आप इसको ऐसे समझिए, -3 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए हमारा आइस है, उसको हमने हीट दी, फिर धीरे धीरे हो गया 2 डिग्री सेल्सियस, फिर 1 डिग्री सेल्सियस, फिर एक टाइम इसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा। तो धीरे धीरे फिर इसका टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये मेल्ट होता जाएगा। यानी कि क्या है, आप यहाँ से वो कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं टेम्परेचर का, कि बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर melting increases। यानी कि जैसे जैसे अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे ही मेल्टिंग पॉइंट हमारा बढ़ता जाएगा, वो उतनी जल्दी मेल्ट हो जाएगा। जैसे हमने बटर का एग्जांपल लिया था, बटर को लिया हमने, मान लीजिए जो हमारा बटर है उसको हमने पैन में हीट किया,
जो हमारा बटर का एग्जाम्पल था, जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ बटर। जो हमारा बटर का एग्जाम्पल था जिसमें हम लोगों ने पैन थी हमारी, इसको मान लीजिए हमने हीट दिया, ये जो इसको हमने हीट दिया, इसमें हमने बटर रखा है, ठीक है, बटर एक सॉलिड है। उसके बाद इसको हमने पैन से इसको हम हीट कर रहे हैं, धीरे धीरे इसको मेल्ट कर रहे हैं, तो ये कुछ टाइम बाद ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा। जैसे जैसे हम इसको हीट को बढ़ाते चले जा रहे हैं, जैसे इसका हम प्रेशर मतलब इसके ऊपर जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे ये मेल्ट होता चला जा रहा है। यानी कि अगर हम मेल्टिंग किसी भी चीज़, किसी भी सॉलिड का प्रेशर बढ़ाएंगे, किसी भी सॉलिड के ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब वो मेल्ट होता जाएगा, वो अपना स्टेट चेंज कर देगा। अभी इसी डस्टर को, ये पूरा हमको प्लास्टिक के रूप में दिख रहा है, ठीक है, ये एक एज अ शेप ऑफ प्लास्टिक है। अभी इसको हम हीट करेंगे तो धीरे धीरे ये क्या होगा, ये इसमें से अजीब टाइप से बदबूदार वो जो इसके ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो दिख रहा है आपको, ये मेल्ट होकर कैसे गिरना जमीन पे स्टार्ट हो जाएगा। वो उसी स्टेट में नहीं कि पूरा का पूरा लिक्विड ही हो, पर ये इसका जो मतलब अजीब टाइप से उसकी स्मेल होती है, एक पंजेंट टाइप की स्मेल देता है। अब मान लीजिए हमने मेल्टिंग पॉइंट जाना, अब इससे हमारे माइंड में क्वेश्चन बनता है कि हमारा जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है वो तो सबसे कम है, यानी कि वो 0 डिग्री सेल्सियस है। और अब ऐसा क्या कौन सा जो एलिमेंट होगा, ऐसा क्या होगा, ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट होगा जिसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हाई होगी। सोचने वाली बात है कि सबसे लो तो आइस का हो गया, सबसे हाई किसका होगा? सबसे हाई होता है टंगस्टन का। टंगस्टन का होता है ये कुछ इतना ही, मतलब टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कुछ इतना ही होता है, सेम एज अप्रॉक्स डिग्री सेल्सियस। अप्रॉक्स यही होता है कि टंगस्टन का 3000 अप्रॉक्स इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का ही होता है। सो आइए मेल्टिंग पॉइंट जो नॉर्मली हम जानते हैं, मेल्टिंग पॉइंट किसका? ग्लूकोज का। C6H12O6 इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 146 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट। सो अब हमने जान लिया कि मेल्टिंग पॉइंट है क्या, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना। व्हेन एनी सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग, यानी कि जब कोई ठोस हमारा वो लिक्विड यानी कि तरल में चेंज हो जाता है हीट यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो उसको क्या कहेंगे? वो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहा जाएगा। यहाँ पे सॉलिड ने अपना स्टेट चेंज किया, लिक्विड में गया। एक बार तो देख लिया हमने सॉलिड का स्टेट चेंज हुआ है। अब नेक्स्ट हमारा आता है इवापोरेशन। इवापोरेशन यानी कि वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का क्या मतलब होता है? वेपराइजेशन का मतलब होता है लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है। लिक्विड से गैस में, यानी कि कोई मान लीजिए हमने वो लिया वाटर लिया, वाटर को हमने आग पे रखा यानी कि चूल्हे पे रखा, उसके बाद उसको हीट करते गए, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। यहाँ पर भी दो ही देखिए इफेक्ट कर रहा है, टेम्परेचर और प्रेशर ही। अब इसकी डेफिनेशन जानते हैं। When any liquid changes into gas, when any liquid change into gaseous state on heating is known as वेपराइजेशन।
वेपराइजेशन को अनदर वर्ड में हम क्या कह सकते हैं? इवापोरेशन। इवापोरेशन when any liquid change into gaseous state on heating is known as vaporization, और इसको नॉर्मली हम लोग कहते हैं इवापोरेशन। इसको कहते हैं हम इवापोरेशन। वेपराइजेशन यानी कि when any liquid change into gaseous state on heating is known as vaporization, जब कोई लिक्विड गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है यानी कि वो गैस में बदल जाता है। जब कोई तरल गैस यानी कि हवा में बदल जाता है या गैस में चेंज हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे? वेपराइजेशन। नॉर्मल सा एग्जांपल ले सकते हैं वाटर का। वाटर को हम अपने किचन में बॉईल करते हैं यानी कि हीट करते हैं तो हम उसको क्या देखते हैं कि वो थोड़ी देर बाद स्टीम बन जाता है यानी कि थोड़ी देर बाद वो गैस बन जाता है, भाप बन जाता है। वो प्रोसेस क्या होता है? वेपराइजेशन। ये जैसे हमारा बहुत सारी बने जैसे हमारा ये हो गया, ये जो हमारा वाटर है, ये जो हमारा वाटर है, मान लीजिए कंटेनर में हमारा वाटर है, यहाँ से हमने इसको हीट दी, इसको काफी सारी हीट दी तो धीरे धीरे ये वेपर में बदल जाएगा। वेपर में बदलने का क्या मतलब है कि भाप बन के उड़ जाएगा। काफी तो कुछ टाइम बाद हम ये पाएंगे कि ये जो होगा कंटेनर हमारा एकदम खाली होगा। तो उससे हम क्या कह सकते हैं? कौन सा प्रोसेस? वेपराइजेशन। वेपराइजेशन को हम अदर वर्ड में क्या कह सकते हैं? इवापोरेशन। और अब आगे देखते हैं जिस पे टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट जानते हैं वेपराइजेशन पे, यानी कि वेपराइजेशन के टाइम पे टेम्परेचर और प्रेशर कैसे इफेक्ट करते हैं। अभी देखा जैसे हमने वाटर का एग्जांपल लिया, ये जैसे हमने इसमें वाटर का एग्जांपल ले लिया, इसको हम हीट कर रहे हैं, इसको हम हीट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने वाटर का एग्जांपल लिया था तो हम हीट कर रहे थे, तो हीट करने पे क्या हम इसका प्रेशर, इसका टेम्परेचर बढ़ा ही तो रहे हैं। जब इसको क्या कहते हैं, अगर इसका टेम्परेचर कम करेंगे यानी कि इसको ठंडा, तो वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने पे वो कहाँ चेंज होगा? पर ये क्या होगा कि जिसको हम हीट देंगे तो धीरे धीरे वेपर में चेंज हो जाएगा, यानी कि इसका टेम्परेचर हम बढ़ा ही रहे हैं। तो वेपराइजेशन में भी यही होता है कि पर वेपराइजेशन में एक यानी कि इवेपोरेशन में एक पॉइंट होता है। पॉइंट क्या कौन सा होता है कि ये रूम टेम्परेचर या फिर इसका रेंज क्या होता है? इसका टेम्परेचर रेंज क्या होता है? टेम्परेचर रेंज 0 to 96 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर इससे ज़्यादा हम बढ़ा घटा भी सकते हैं। और बेसिकली हम रूम टेम्परेचर ही कह सकते हैं इसी रेंज में। पर इस पे टेम्परेचर यानी कि देखते हैं टेम्परेचर यानी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज, ये इंक्रीज का सिंबल होता है, इसको आप ऐसे जान लीजिए कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हम तो ये क्या होता है? वेपराइजेशन फास्ट हो जाता है। और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, अगर हम टेम्परेचर को करते हैं डिक्रीज, तो हमारा जो वेपराइजेशन होता है वो स्लो हो जाता है। इंक्रीज करने पे वेपराइजेशन फास्ट हो जाएगा और डिक्रीज करने पे लो हो जाएगा। अब देखते हैं जैसे कि हमारा जो प्रेशर होता है, प्रेशर का मेजर कैसे करते हैं? वो तो फोर्स तो हमें पता होता है, पर हमको प्रेशर कब पता चलेगा? प्रेशर कब पता चलता है? जब हमें ये पता रहता है कि उसका एरिया यानी कि सरफेस एरिया। तो सेम एज
सरफेस एरिया, अगर हम इसका सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, जितना बड़ा हम कंटेनर लेंगे उतना ही ज़्यादा वेपोराइजेशन फास्ट होगा। जितना बड़ा हम कंटेनर ले लें उतना ही ज़्यादा वेपोराइजेशन फास्ट होगा। अगर हम सरफेस एरिया, इफ वी इंक्रीज surface area, then rate of evaporation becomes high। यानी कि जैसे जैसे हम सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे इवापोरेशन हमारा हाई होता चला जाता है। फिर से एक बार इवापोरेशन की डेफिनेशन, व्हेन एनी लिक्विड, यानी कि व्हेन एनी वाटर मॉलिक्यूल्स चेंजेस इनटू गैस ऑन हीटिंग इन द रेंज ऑफ रूम टेम्परेचर और द रेंज 0 to 96 डिग्री इज नोन एज एवापोरेशन। सो ये हो गया हमारा एवापोरेशन। अब अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने क्या क्या टॉपिक कवर किए देखते हैं। जो हमारा सॉलिड था उसका हमने लिक्विड में चेंज होना देख लिया, लिक्विड का गैस में। अब बचा है क्या, सॉलिड का गैस में चेंज होना। अब सॉलिड का गैस में चेंज होना ही बचा है। अब इसको हम सॉलिड से गैस में चेंज होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या, सब्लिमेशन हमारा टॉपिक है। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है, व्हेन एनी सॉलिड directly changes into gaseous state directly changes into gaseous state without changing into liquid is known as sublimation। अब समझ में आ गया सब्लिमेशन, यानी कि जब कोई सॉलिड जो हमारा गैस में चेंज हो जाता है बिना लिक्विड में चेंज हुए, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। यहाँ पर ये हम लोग के लिए एक न्यू थिंग रहती है। जब हमारा सब्सटेंस यानी कि कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। हमारे लिए कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा न्यू होता है कि कि कैसे गैस में चेंज हो जाता है। फिर हमको अगर इसको अपने घर से रिलेट कर देखें तो घर से हमारे किचन से रिलेट करके देखेंगे तो क्या होगा, हमारे घर में क्या होता है, कपूर। जब घर में पूजा होती है तो आरती के टाइम पे हम लोग जो क्या कहते हैं, थाली में कपूर रखते हैं, पूजा करते हैं, तो क्या होता है, वो पहले सॉलिड स्टेट में होता है, फिर धीरे धीरे वो क्या वेपर में चेंज हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे बाद वो जल जाता है तो खत्म हो जाता है, वो लिक्विड में चेंज नहीं होता। तब हमको समझ में आ जाता है कि हाँ, इसीलिए कहा गया है केमिस्ट्री लैब, एक परफेक्ट केमिस्ट्री लैब ही किचन होता है। ऐसे कह सकते हैं किचन एक परफेक्ट केमिस्ट्री लैब है। तो देखते हैं कि ये जो सब्लिमेशन है, अब इसका सब्सटेंस यानी कि जो भी सब्सटेंस सॉलिड से गैस में चेंज होते हैं उनको क्या कहते हैं हम, सब्लिमेट सब्सटेंसेस। एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में ज़्यादा कुछ पूछते तो नहीं है, पर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि इसके एग्जाम्पल्स देने रहते हैं। तो एग्जाम्पल्स आप लोग लिख लीजिए, एग्जाम्पल्स तो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। एग्जाम्पल में आप जैसे कि सबसे पहले वन ऑफ द कॉमनली यूज कैम्फर यानी कि C6
कैम्फर का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो मैं ग्लूकोज का लिख रही थी, C10H16O। ये हो गया हमारा कैम्फर का फॉर्मूला। और अभी मान लीजिए ये हो गया हमारा जो कपूर। अब सोचते हैं कि एक रिएक्शन के हिसाब से समझते हैं कि ये कैसे सब्लिमेशन सॉलिड से गैस में चेंज होता है। इसके लिए जैसे कि जो हमारा मान लीजिए हमने ले लिया अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड ले लिया हमने, NH4Cl को जब हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो ये किस में डिसोसिएट हो रहा है? NH3 प्लस HCl। ये दोनों किस में? गैसियस फॉर्म में हमको मिलते हैं। अमोनियम क्लोराइड को जब हम हीट करते हैं तो वो NH3 प्लस HCl के फॉर्म में डिसोसिएट हो जाता है, जो कि दोनों हमको उसके इसमें गैसियस स्टेट में मिलते हैं। ये हमको दो मिल गए एग्जाम्पल, एक कैम्फर, दूसरा अमोनियम क्लोराइड। तो तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं ड्राई आइस का। ड्राई आइस, अब ड्राई आइस क्या है? ड्राई आइस वैसे तो नॉर्मली आप कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वही उसको कहते हैं ड्राई आइस। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं, पर उसका स्टेट क्या होता है ये मायने रखता है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि कार्बन डाइऑक्साइड ही ड्राई आइस होता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहते हैं ड्राई आइस, CO2। ये होता है हमारा ड्राई आइस। तो ये हो गया हमारे पास 3 एग्जाम्पल। तो हमारा चौथा एग्जाम्पल क्या है? आयोडीन। ये 4 एग्जाम्पल है हमारे पास। पहला कैम्फर, दूसरा अमोनियम क्लोराइड, तीसरा ड्राई आइस, चौथा आयोडीन। और भी एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो चलिए अब इस पे टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है ये देख लेते हैं। ये कैसे होता है, इस पे टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है वो हम देखते हैं। सब्लिमेशन पे टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट। सिंपल सी बात है, आप इसमें भी कैम्फर जो था हमारा एग्जाम्पल से समझते हैं। कैम्फर था हमारा, उसको हमने हीट किया यानी कि उसका भी टेम्परेचर बढ़ा दिया। सिंपल सी बात है, टेम्परेचर इंक्रीजेस, सब्लिमेशन, ये इंक्रीजिंग का सिंबल है। अभी इसको सब्लिमेशन बिकम फास्ट, यानी कि टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो सब्लिमेशन फास्ट हो जाएगा, वो जल्दी से सॉलिड से गैस में चेंज हो जाएगा। और इसमें भी सरफेस एरिया का तो वैसा कोई प्रॉपर इफेक्ट नहीं है, पर फिर भी अगर आप इसमें भी सरफेस एरिया अगर इंक्रीज करते हैं तो भी सब्लिमेशन फास्ट हो जाता है। तो ये हो गया हमारा सब्लिमेशन फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सब्लिमेशन होता क्या है? सब्लिमेशन व्हेन एनी सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू लिक्विड, व्हेन एनी सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन। सो ये हो गया हमारा सब्लिमेशन। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट के पहले मान लीजिए हमारा एक टॉपिक आता है। पहले फ्रीजिंग पॉइंट को हम बाद में कवर अप करेंगे। इसके पहले आता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट यानी कि बॉइलिंग पॉइंट यानी कि एक फिक्स टेम्परेचर। when any liquid
When any liquid starts boiling and change into gaseous state, is known as boiling point. बॉइलिंग पॉइंट यानी कि जब भी कोई लिक्विड स्टार्ट करता है बॉयल होना और गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब इसका जैसे कि अब इसको हम समझ सकते हैं, ऐसे इसको इवेपोराइजेशन भी तो कह सकते हैं, ये सेम ही है। वेपोराइजेशन में भी जो भी लिक्विड होता है वो गैस में चेंज होता है, इसमें भी सेम एज है कि वो लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो रहा है। पर यहाँ पर कॉन्सेप्ट दूसरा है, यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है वो मैं नहीं बताऊँगी, उसके बीच में डिफरेंस आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। आप बॉइलिंग पॉइंट और वेपोराइजेशन के बीच में डिफरेंस बताइएगा। सो ये हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट। अब हम जान लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट हम किसका वर्ड जानते हैं, वाटर का। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये हो गया हमारा सिंपल सा बॉइलिंग पॉइंट में, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसका भी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इस पर इफेक्ट क्या है कि अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग फास्ट हो जाएगा, और अगर हम इसका क्या कहते हैं सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो भी बॉइलिंग फास्ट हो जाएगा। तो उतना ज़्यादा वेरी इजी सा मैटर है ये। इसके बाद आता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट आइस का एक टाइप से फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आसपास है। 0 डिग्री सेल्सियस पे भी होता है, उससे थोड़ा रेंज वही है, 0 डिग्री सेल्सियस दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट सेम ही है। 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास से होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है समझते हैं। When any, अब देखिए अभी तक हमारा साइकिल सीधा चल रहा था। ये क्या कहते हैं साइकिल सीधा चल रहा था, यानी कि जो हमारा सॉलिड था वो लिक्विड में चेंज हुआ, फिर लिक्विड हमारा गैस में चेंज हुआ, गैस हमारा जो चेंज हुआ वो सॉलिड जो हमारा हुआ वो गैस में चेंज हुआ। अभी तक हमारा कुछ इस टाइप से साइकिल ये चल रहा था। पर अब ये हमारा साइकिल हो गया उल्टा, यानी कि जो हमारा लिक्विड है वो अब होगा सॉलिड में चेंज। इसको क्या कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो उल्टी साइकिल चलाते हैं, थोड़ी देर समझते हैं क्या है। तो उल्टी साइकिल में हमारा पहला आता है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन एनी सॉलिड, उल्टी साइकिल चलानी है मैं भूल गई। व्हेन एनी लिक्विड solidifies and turns into solid is known as freezing point. यानी कि मान लीजिए हमारे पास वाटर है, उसको हम ले जाके इस सीजन में ले जाके अपने फ्रिज में रख देते हैं, वो आइस के शेप में आ जाता है, तो वो क्या होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम हिंदी में समझते हैं एक बार, जब कोई तरल सॉलिडिफाई यानी कि कठोरता का रूप लेते हुए कठोर यानी ठोस में बदल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे कि एग्जाम्पल हो सकता है वाटर टू आइस, ये हो गया हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब इस पे टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट है। टेम्परेचर और प्रेशर का इसका रिवर्स इफेक्ट है। रिवर्स इफेक्ट पे हम क्या देख सकते हैं
कि अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो तो अपोजिट हो जाएगा, पर नहीं, इसका टेम्परेचर हमको डिक्रीज करना है। अगर हम मान लीजिए हमारे पास लिक्विड है हमारे पास, इसको अगर हम सोचें कि इसका टेम्परेचर बढ़ाएं तो ये तो वेपर में चेंज हो जाएगा ना, तो ये कहाँ फ्रीज हुआ। इसीलिए इसमें जस्ट अपोजिट कि इसका हम टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे, इसका टेम्परेचर गिराते चले जाएंगे। फ्रीज का टेम्परेचर कम होता है, इसीलिए वो फ्रीज हो जाता है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यही है, इस पर टेम्परेचर decreases, freezing increases। और इसका जितना सरफेस एरिया अगर लो रहेगा, इसमें सरफेस एरिया का भी वैसे कोई स्पेशल रोल नहीं है, फिर भी सरफेस मतलब प्रेशर का, तो सरफेस एरिया इसमें हम कह सकते हैं सरफेस एरिया इसका जितना लो रहेगा, अगर ये काफ़ी दूर में फैला हुआ है तो जल्दी ये फ्रीज नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर इसका सरफेस एरिया लो है, इसका लेस सरफेस एरिया है, प्रेशर रिड्यूस कर रहा है, अगर प्रेशर हमारा डिक्रीज प्रेशर है, तो ये हमारा फ्रीजिंग इंक्रीज होगा। ये हो गया हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट के बाद कंडेंसेशन। आगे हम देखेंगे कंडेंसेशन मतलब कंडेंसेशन का मतलब है गैस का लिक्विफाई होके लिक्विड में चेंज हो जाना। when any gas on low treatment liquefies and turn into liquid. When any gas on low treatment liquefied and turned into liquid is known as condensation process. अभी आप कंडेंसेशन प्रोसेस में देख सकते हैं, ये हमारा हो गया, मेरे पास एक ग्लास है, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा चिल्ड वाटर इसमें रखा हुआ है। तो हम कई बार जैसे फ्रीज ओपन करते हैं, जिससे उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो रहता है, काफ़ी मतलब ज़्यादा ठंडा रहता है फ्रिज जब हमारा, हम उसको ओपन करते हैं, देखते हैं एक गैस आती है हमारी साइड काफ़ी ठंडी, तो वही गैस सेम, हमने काफ़ी ज़्यादा चिल्ड वाटर इसमें रखा हुआ है, तो सेम है कि हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो गैस निकलेगी, वो जो वेपर होगा वो इसके साइड में जाकर के स्टिक हो जाएगा और धीरे धीरे वो लिक्विड के फॉर्म में यहाँ से बाहर आने लगेगा। तो वही होता है हमारा प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। अब टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है? टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, यहाँ पर पहले लिखा हुआ है लो ट्रीटमेंट, यानी कि हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो हमारा कंडेंसेशन प्रोसेस फास्ट हो जाता है। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो हमारा कंडेंसेशन जो होता है वो फास्ट हो जाता है। और सरफेस एरिया को भी अगर हम डिक्रीज करेंगे तो भी हमारा कंडेंसेशन फास्ट हो जाएगा। सो ये हो गया हमारा कंडेंसेशन। अब हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है डिपोजिशन। डिपोजिशन हमारा लास्ट टॉपिक है। इस क्या कहते हैं उसका चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर का लास्ट टॉपिक हमारा है डिपोजिशन। डिपोजिशन में हमारे लिए एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है जो कि हमें थोड़ा समझ में नहीं आता। तो डिपोजिशन में हमें एक नया कॉन्सेप्ट मिलता है। ये भी थोड़ा हमारे लिए बहुत स्ट्रेंज होता है। डिपोजिशन का क्या मतलब होता है कि व्हेन एनी
when any gas on cooling directly changes into liquid, into solid, sorry, इसको हम कूल when any gas on cooling directly changes into liquid is known as डिपोजिशन प्रोसेस। अभी मान लीजिए हमारी जो सब्लिमेट सब्सटेंस यानी कि जो भी सब्लिमेट सब्सटेंस थे हमने लिया, आयोडीन ले लिया उसमें से, ठीक है, आयोडीन को लिया, आयोडीन को हमने कूल किया, आयोडीन हमारे पास ही गैस है, उसको हम लोगों ने किया कूल, तो ये किस फॉर्म में आ गई हमारे पास, फिर से आयोडीन सॉलिड फॉर्म में, आयोडीन एक सॉलिड फॉर्म में आ गई। तो ये हो गया हमारा गैस से सॉलिड में पर कूल करने पे, इसका भी टेम्परेचर लो, यानी कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ा, टेम्परेचर डिक्रीज किया गया, प्रेशर इंक्रीज किया गया, यहाँ पे प्रेशर आपको पढ़ाया जाएगा, प्रेशर इंक्रीज किया जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज किया जाएगा। तो ये जो हो जाएगा डिपोजिशन, मतलब जो हमारा ये आयोडीन है, ये हमारा सॉलिड में चेंज हो जाएगा, गैसेस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक, डिपोजिशन। अब इस पूरे कंटेंट को समझने के बाद आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं, वेरी इजली आप सेल्फ नोट्स में फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको इस कंटेंट का फ्लो चार्ट चाहिए तो जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट लेक्चर तक। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको आपको पूरा फ्लो चार्ट प्रोवाइड कराऊंगी। अगर आपको नेक्स्ट लेक्चर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।